हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तनु पाठशाला में। मैं आपका मानव सर आज क्लास 9th में चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। चैप्टर 1 यानी हमारे परिवेश के पदार्थ, इसका ऑलरेडी एक वीडियोस आ चुका है। आज ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें आपको मैं पदार्थ की गैसीय अवस्था बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था और इसके बीच में घनत्व और कई सारी बातों को मैंने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं इसी चैप्टर का, और ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। और इसी वीडियो में आपको हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम खत्म कर देंगे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। बाबू, हमने क्या पढ़ चुके थे हम लोग इसमें पढ़ चुके थे पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्था तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं, गैस अवस्था। हमने क्या ठोस अवस्था पढ़ लिया, ठीक है। ठोस अवस्था ये हमने जान लिया। द्रव्य अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की तरल अवस्था, द्रव्य भी कहा जाता है, तरल अवस्था, इसको भी मैंने देख लिया। इसके मुख्य गुण भी थे, ये भी हम लोगों ने देख लिए। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैस अवस्था, गैसीय अवस्था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की गैसीय अवस्था कैसी होती है, यानी स्टेट ऑफ गैस, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है? पदार्थ की ठोस अवस्था में होता है। और सबसे अधिक जो होता है हमारा कम आकर्षण बल किस में होता है? द्रव्य अवस्था। और सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? हमारा पदार्थ की गैसीय अवस्था में होता है। और इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो काफी दूर दूर पाए जाते हैं ना, इसलिए इसमें आकर्षण बल जो होता है वो काफी कम पाया जाता है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगला है, क्या है हमारा? पदार्थ की गैसीय अवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी गैस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। कमजोर यानी बहुत ही कम होता है, कमजोर काफी, क्योंकि इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना कम होता है कि ये एक दूसरे को मतलब ठोस के मुकाबले सख्त नहीं रख पाता। इसलिए ये आपस में यानी आसमान में या कहीं पर भी ये खुले में जा सकता है ना। यानी इसके अंतर, ये अंतरा अणुइक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ये काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा अणुइक स्थान, याद रखिएगा, अंतरा अणुइक स्थान मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। याद रखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी पदार्थ के कणों के बीच में जो स्थान पाई जाती है उसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा अणुइक स्थान कहते हैं। और बहुत अधिक होती है इसके बीचों में, यानी कणों के बीच में, गैस अवस्था के कणों के बीच, यानी कोई भी पदार्थ कण से बनता है, मैंने पहले बताया था। तो इसके कण के बीच में जो जगह होता है जिसको अंतरा अणुइक स्थान कहते हैं, इसी स्थान के में जो होता है हमारा अणु जो होते हैं, इसका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। साथ ही इसके गैस के कण स्वतंत्र रूप से चारों ओर घूमते रहते हैं। मतलब इसके गैस के कण जो है होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से, मतलब खुद से ही इधर उधर पूरा घूमते रहता है, इसलिए ये चारों तरफ क्या बोलता है? आराम से कहीं भी जा सकता है ना। यानी ये कहे तो, और पूरा उपलब्ध स्थान घेरता है। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ इस तरह से हमारा रहता है ना, कुछ इस प्रकार से ये इसका कण रहते हैं, मतलब काफी दूर रहते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, इसलिए गैस जो होता है वो कहीं पर भी चला जाता है ना। लेकिन ठोस और द्रव्य के कण जो होते हैं उसके बीच में थोड़ा आकर्षण बल होता है, लेकिन गैस के कणों में यानी गैसीय पदार्थ के कणों में जो आकर्षण बल होता है वो काफी कम मात्रा में देखी जाती है। अब गैसीय पदार्थ के मुख्य गुण क्या क्या है? इसकी आकृति और आयतन। बाबू, इसकी आकृति और आयतन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका आकृति और आयतन जो होता है वो नहीं होता है। गैस की कोई निश्चित आकृति, मतलब इसका कोई भी निश्चित आकृति, मतलब फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है हमारा। यानी इसका कोई निश्चित शेप यानी आकृति और आयतन इसका नहीं होता है। दूसरा क्या है? जैसे इसको जिस चीजों में ढाला जाए वो उसमें हो जाएगा। जैसे जिसे इसे जिस बर्तन में रखा जाता है, गैस उस बर्तन की आकृति को ले लेता है ना। गैस को अगर किसी बर्तन में रखे उसमें ले लेगा, है ना। बिल्कुल इसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है, इसलिए क्योंकि गैस के कण आसपास में बहुत कम जुड़े होते हैं। इसके कण जो होते हैं कम आकर्षण बल के कारण बहुत ही कम जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहीं भी किसी भी आकार और आयतन में ढाल सकते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग मान लें कि अगर तुम गैस को गोल बोतल या चौकोर बोतल में भरो तो वो पूरे डिब्बे में फैल जाता है। अगर आप गैस के कण को गोल बोतल या फिर चौकोर यानी रेक्टेंगल आयताकार बोतल में अगर आप भरे तो उसी आकार में ये चला जाएगा। ना ही इसका कोई निश्चित आकृति है, ना ही कोई निश्चित आयतन है। अब इसकी घनत्व का बात करें
तो गैसों का घनत्व जो होता है ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है, यानी इसका डेंसिटी का हम बात करेंगे तो ये बहुत ही कम होता है। एक और बात ध्यान में रखिए, क्या चीज, एक और बात क्या ध्यान में रखेंगे, सबसे अधिक घनत्व वाला गैस कौन होता है, सबसे अधिक घनत्व गैस कौन सा होता है, अगर आप बोले सबसे अधिक कौन सा में होता है, रेडॉन में होता है। किस में होता है, जो आवर्त सारणी में, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है इसका, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या, जिसको हम लोग परमाणु संख्या अगर कहें, परमाणु संख्या जो होता है हमारा इसका 86 होता है, यानी 86 होता है। और सबसे कम घनत्व वाला गैस जो होता है वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, जिसका ये एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक घनत्व वाला गैस अगर पूछे तो वो रेडॉन होता है, और सबसे कम घनत्व वाला गैस तो वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक संख्या 86 होता है, और हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या एक होती है। चलिए आइए टॉपिक पे, ठीक है। तो पूछा गया, क्योंकि गैस के कण के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए गैस का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। अगर पूछे कि डेंसिटी सबसे ज्यादा कम किस में होगा, तो गैस में होगा, क्योंकि इसका कण जो होता है बहुत दूर होता है और इसमें आकर्षण बल काफी कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ठोस और द्रव के मुकाबले जो गैस होगा हमारा, इसमें बहुत ही कम घनत्व देखा जाएगा। अगला क्या है, इसका द्रव्यांग और क्वथनांक क्या है। द्रव्यांग और क्वथनांक, द्रव्यांग मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। सामान्य ताप पर गैस का द्रव्यांग और क्वथनांक बहुत कम होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे सामान्य ताप पर इसका जो द्रव्यांग होता है बहुत ही कम माना जाता है, और साथ ही साथ इसलिए वे कमरे के तापमान पर भी गैस के रूप में रहते हैं। जैसे आपका कमरा के ताप में गैस है ना, सारा ऑक्सीजन भी मौजूद है, और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है, अगर हम बात करें गैस जो है, ये हमारा गैस जो होता है ये टोटल हमारा कितना होता है, यानी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में हमारा अगर पूछे आपका सबसे अधिक गैस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन जो होता है ये सबसे अधिक गैस पाया जाता है, लगभग 78%। अगला आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हो गया ये लगभग आपका 21% होता है हमारे वायुमंडल में, ठीक है। और अदर गैसेस, अदर गैस यानी अन्य गैस की अगर हम बात करें, अन्य गैस की बात करें, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखते हैं, CO2, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और भी कई सारे गैस आते हैं, ये सब लगभग हमारा क्या 1% के अंदर आता है। 1% के अंदर अलग अलग गैसें आती हैं, मतलब वायुमंडल में जो 100% में सबसे अधिक जो होता है हमारा, वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग 21% पाया जाता है ना। चलिए आइए, अब अगला क्या कहता है, संपीड्यता। संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, गैसों को आसानी से दबाकर कम जगह में भरा जा सकता है, मतलब गैस को आसानी से दबाकर किसी भी जगह, जैसे गुब्बारों में है ना, कई सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको दबाकर क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके किसी भी चीज में भर सकते हैं, क्योंकि गैस के कण के बीच बहुत जगह होती है। क्योंकि गैस का जो कण होता है हमारा, गैस का जो कण होता है, एक कण यहाँ तो दूसरा कण यहाँ, तीसरा कण यहाँ, तो इसके बीच में काफी ज्यादा क्या होता है, खाली स्थान पाया जाता है, और इसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा आणुविक स्थान कहते हैं, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, यानी अंतरा आणुविक स्थान बोलते हैं, ठीक है, अंतरा आणुविक स्थान था, अंतरा आणुविक स्थान, अंतरा आणुविक स्थान कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोलता है हमारा, अगला ये कह रहा है कि जब हम गैस पर दाब डालते हैं, जब आप गैस पर दाब डालेंगे यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, तब उसके कण पास आ जाते हैं। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया गया, मतलब ये गैस के कण है, जैसे मान लो ये गैस का कण है, दूर दूर है, ठीक है, तो इसमें काफी जगह है, लेकिन इस कण के बीच में, इन कणों के बीच में अगर मान लो प्रेशर को बढ़ाया गया,
यानी दाब को बढ़ाया गया, दाब को बढ़ाया गया। अगर दाब को बढ़ाया गया तब क्या होगा, क्या होगा, जब गैस अवस्था के कण जो होते हैं इनके बीच में जब हम दाब को यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं तब इसका जो कण होता है वो आपस में जुड़ जाता है, मतलब काफी नजदीक आ जाता है, कण नजदीक आ जाते हैं। क्या होते हैं, कण नजदीक आ जाते हैं, कण नजदीक आ जाते हैं। आए समझ में आया, यही होता है हमारा। चलिए, तो समझ में आ गया कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, कण काफी ज्यादा हमारा नजदीक आ जाता है। इसलिए उदाहरण के तौर पर जब हम अगर कहें तो जब हम गैस पर दाब डालते हैं तो वो कण आसपास आ जाते हैं और आयतन घट जाता है, और आयतन भी क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे सारा जो होगा कण हमारा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, है ना। उदाहरण के तौर पर साइकिल के टायर में हवा भरना, जब साइकिल के टायर में हवा नहीं था तो कैसे था, पचका हुआ था, जैसे ही हवा डाले तो क्या हुआ, टायर फूल गया। उसी प्रकार से गैसीय सिलेंडर में एलपीजी या सीएनजी भरना, फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी संपीड़िता यानी कंप्रेस करके, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसमें ऑक्सीजन कैसे डालते हैं, कंप्रेस करके ही ना डाला जाता है, वही बात यहाँ पर कह रहा है। फिर अगला हमारा क्या है, ऊष्मा और ठंड का कारण, पदार्थ में यानी गैसीय अवस्था में ऊष्मा और ठंड का कारण क्या हो सकता है, जैसे गर्म करने पर गैस फैलती है, गैस को जितना गर्म कीजिएगा उतना ही वो अधिक क्या होगा, फैलेगा, उतना ही अधिक क्या होगा, ये हमारा फैलेगा। साथ में ये क्या होता है, क्योंकि इसके कण की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका कण का ऊर्जा जो होता है ये हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये दूर दूर चले जाते हैं। जैसे ही गैसीय पदार्थ के कणों में ऊष्मा बढ़ती है तो कण जो क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, और इसके बीच में जो स्थान होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ठंड करने पर गैस सिमटती है, और जैसे ही इस गैस को हम ठंडा कर देते हैं तो सारा कण आपस में आकर के सिमट जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। और साथ में क्योंकि कण की ऊर्जा घटने पर वो आसपास आ जाते हैं, जैसे ही ऊर्जा घटती है मतलब उसको ठंडा करते हैं, ऊर्जा कम होता है, ऊर्जा बढ़ता है तो कण दूर जाता है गैसीय अवस्था में, और जैसे ही ठंडा करते हैं तो ऊर्जा पास आ जाता है, मतलब कण आसपास आ जाता है, यानी सड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए कई कहा जाता है कि गर्म होने पर गुब्बारा फूल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे गर्म हवा गर्म करने पर अगर हम कहें तो एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक मान लो गुब्बारा है, इसके अंदर गर्म हवा दिया गया तो क्या हो गया, वो फूल गया, लेकिन जैसे ही ठंडा दिया गया तो ये सिकुड़ जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा जो क्या होगा हमारा, वो क्या करता है, कणों को आसपास लाता है, कम ऊर्जा होने के कारण कणों को वो पास लेकर के आता है, यानी कंप्रेस कर देता है। उसी प्रकार से गैसों का विसरण किन प्रकार से होगा, विसरण कैसे होगा, गैस जो आस में यानी मिल जाती है, गैस आपस में मिल जाती है, गैस क्या होता है, आपस में मिल जाता है, और फिर चाहे उनके घनत्व में फर्क ना हो, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि गैस के कण बहुत तेजी से चलते हैं और इनके बीच में बहुत जगह होती है। अब गैसों का विसरण कैसे होता है, जब गैसों का विसरण होता है तो इनका जो घनत्व होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि गैस के कण बहुत तेजी से, मतलब गैस के कण बहुत तेजी से गतिमान, मतलब सबसे गतिशील किसका होता है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पदार्थ की अवस्था है जिसके कण सबसे अत्यधिक गतिशील होते हैं, तो वो गैसीय अवस्था हो जाएगा आपका, जिसके कण जो होते हैं वो अत्यधिक गतिशील पाए जाते हैं, ये बहुत ही गतिशील होते हैं और उनके बीच में बहुत जगह भी होती है, इसलिए वो काफी इधर उधर चले जाते हैं ना, गैस कहीं भी चला जाता है हमारा, गैस यानी गैसीय अवस्था। उदाहरण के तौर पर कमरे में इत्र की खुशबू कुछ ही पलों में पूरे कमरे में फैल जाती है, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो आप सेंट मार के जाते हैं, तो सेंट जो मार के जाते हैं तो कैसे पूरा कमरा में हमारा क्या हो जाता है, खुशबू फैल जाता है। को खुशबू क्यों फैलता है, ताकि वो आपको क्या होता है, गैस चारों तरफ फैल जाता है। फिर रसोई की खुशबू, जब मम्मी खाना बनाती है तो खाना बनाने का खुशबू है ना, भाप के तौर पर निकलता है तो पूरे कमरों में क्या हो जाता है, ये हमारा फैल जाता है। फिर उसी प्रकार से गैसों को संघनन कैसे होता है, जब गैस को ठंडा करते हैं, जब इसको गैस को ठंडा किया जाता है और ठंडा करने पर ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी जब आपका गैस पानी में यानी द्रव में तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन प्रक्रिया कहते हैं। यानी जब गैस ठंडी होकर के, गैस जब ठंडा हो जाएगा तब द्रव में बदल जाएगा, है ना। हम एक उदाहरण लिए थे, आपको अगर याद होगा, जैसे हम बोले थे, मान लीजिए इसको उदाहरण को देखना है, जैसे घर में आप दूध उबालते होंगे, ठीक है, हंडी में आप दूध उबालते होंगे, तो दूध जब आप उबालते होंगे
तो कुछ समय के बाद जब वो उबल जाता होगा तो आप उसमें क्या कीजिए, एक प्लेट रख करके ढक दीजिए, ताकि दूध खराब ना हो, उसमें कुछ गिर ना जाए। अब दूध से जो भाप निकलेगा, यानी उष्मा जो निकलेगी, और वो उष्मा जब यहाँ पर क्या होगा, प्लेट में जाकर के रुक जाएगा, यानी टकराएगा। और कुछ समय के बाद यही भाप जब ठंडा होकर पानी में परिवर्तित हो जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संघनन प्रक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा संघनन प्रक्रिया में गैस ठंडा होकर के द्रव्य में परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन बोलते हैं, है ना। चलिए उदाहरण, इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे गैस का ताप कम करने पर, अगर गैस का ताप कम कर दे, यानी ताप कम कर दे, यानी ठंडा कर दे, बेसिकली ताप कम करने पर। एक होता है गैस का ताप को क्या कर दे, कम करने पर द्रव में परिवर्तित होता है, और एक होता है गैस का दाब को बढ़ाने पर, प्रेशर को बढ़ाने पर। दो तरीकों से संघनन किया जा सकता है, या तो गैस का ताप कम करके, या तो गैस का दाब बढ़ा करके, है ना। कंडेंसेशन दो तरीके से किया जाता है, यानी संघनन प्रक्रिया इन दोनों चीजों से की जा सकती है ना। उदाहरण के तौर पर आगे देखते हैं। उदाहरण क्या बोल रहा है, गर्मी में ठंडे गिलास के बाहर पानी का बूंद बनना, है ना। जैसे फ्रिज से बोतल निकालिए, घर में फ्रिज हो नहीं हो कोई बात नहीं, ठंडा ठंडा कल का पानी चलाइए, उसके बाद कोई चीज़ में भर के लाइए, और बाहर देखिएगा थोड़ा सा पानी का बूंद जमा हो जाएगा, यानी गर्मी के दिन में ठंडे गिलास के बाहर पानी का बूंद बनना, यानी असल में वायु में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह पर संघनित होकर पानी की बूंद बनती है। कहने का मतलब ये है कि जो वायु में जो मौजूद जलवाष्प होता है, हमारे वायु में जो जलवाष्प का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर होता है। ये जलवाष्प का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर। जलवाष्प को क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। वायु में जो हमारा जलवाष्प, वेपर यानी भाप, वाटर वेपर जो होता है हमारा, ये सतह पर संघनित होकर के, यानी जो सतह होता है उस पर ये जलवाष्प क्या होता है, संघनित होकर के पानी की बूंद बन जाता है। ये काफी जल्दी होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। दो प्रकार से संघनन क्रिया को करके देखा जा सकता है ना। और हर गैस का एक कांतरिक ताप, ठीक है, कांतरिक ताप मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। पानी हमारा, पानी जो होता है, पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करने लगता है, उबलता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो इसको ये पानी का क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का क्या मानेंगे, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट मानेंगे। तो पानी जब हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ किया, तो क्या यहाँ से ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बन गया, नहीं, ये यहाँ से उबलना प्रारंभ किया। अब इसके बीच में इसमें उष्मा को और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गैस का एक कांतरिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि जिसके ऊपर ताप बढ़ाने पर वो किसी भी हालत में द्रव नहीं बन सकता है। मतलब वह किसी भी हालत में द्रव नहीं बन सकता है। कहा जाए जब तक इसके बॉइलिंग पॉइंट तक ये रहेगा तब तक हमारा पानी है, मतलब पानी उबलेगा। लेकिन भाप बनाने के लिए हमको और अत्यधिक लगातार उसमें उष्मा देनी पड़ेगी, यानी गर्मी देना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, तो उसी को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब पानी उबलेगा किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्योंकि हर गैस का एक कांतरिक ताप का मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी जिससे ऊपर ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर को जब आप बढ़ाइएगा, जिसके ऊपर अभी मैंने आपको बताया ताप बढ़ाने पर वो किसी भी हालत में ताप बढ़ाने पर किसी भी हालत में द्रव नहीं बन सकती है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसको वो द्रव नहीं बन सकता, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आया। जैसे पानी का मान लो अभी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो दाब बढ़ा हुआ है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल रहा है। लेकिन जब तक हम इसको क्या करेंगे, मतलब पूरा भास्प बनाने के लिए इसमें और अत्यधिक ऊर्जा देंगे, मतलब एक मान लो ऊर्जा मतलब और गर्मी देंगे और ताप देंगे, तब जा करके यह भाप बनेगा, है ना। वही बात यहाँ पे कह रहा है। अब गैसों में दाब किस प्रकार से होता है, गैस का दाब किस प्रकार से होता है। गैस के कण लगातार चलते रहते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे गतिशील और गतिमान कण जो होता है वो किसका होता है, तो वो गैस का होता है हमारा। किसका होता है, हमारा गैस का होता है। गैस के कण लगातार चलते रहते हैं। गैस का कण जो होता है ये हमारा लगातार चलता रहता है और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। मतलब कण जो होते हैं इस तरह से, ये जो बर्तन है, ये कण यहाँ है, कण यहाँ है, यहाँ से आएगा यहाँ टकराएगा,
टकराएगा, ये टकरा के फिर यहाँ जाएगा, इससे टकराएगा, है ना, कण फिर इससे टकरा जाएगा, फिर इसके कण जो होते हैं लगातार टकराते रहते हैं, और इन टक्करों से जो बल दीवारों पर लगता है, और इन्हीं टक्करों से जो बल दीवारों पर लगता है वही गैस का दाब यानी प्रेशर कहलाता है। इसी को वायु का दाब कहते हैं। समझ में आया? यानी गैस के कण लगातार चलता है, जब कण लगातार चलता है तो वो बर्तन की सतह पर, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर बर्तन की सतह की दीवारों से टकराते हैं, तो जब वो बर्तन की सतह से टकराता है तो इन टक्करों से, मतलब वायु जब अपने किसी भी स्थान से टकराती है काफी तेजी से, है ना, मतलब क्योंकि उसके कण तो जो क्या होते हैं, चलते रहते हैं, तो बल दीवारों पर जो लगता है, मतलब जो बल दीवार पर लगता है उसी को गैस का दाब यानी प्रेशर कहते हैं, यानी वायु का दाब कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे हवा जब टायर में भरी जाती है, वायु जब टायर में भरी जाती है तो वो दाब टायर को कठोर बनाता है। कैसे? कितना कम कोमल कितना होता है पहले टायर, जब तक उसमें हम क्या नहीं भरते हैं, हवा नहीं भरते, तब तक टायर आपका क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मतलब मजबूत लगता है, कठोर लगता है, नहीं लगता है। वही समझ में आया हमको क्या, कि वायु जैसे ही भरा गया तो वो क्या बनाया, दाब यानी प्रेशर को बनाया। समझ में आया? जब भरा गया तो इसमें क्या बनाया, प्रेशर बनाया, दाब बनाया, दाब के कारण वो टायर हमारा क्या हो गया, कठोर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है। वायुमंडल में भी गैसों का दाब होते हैं, हम आपको बताए थे वायुमंडल में भी गैसों का दाब होते हैं, तो वायुमंडल में जो गैसों का दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब कहेंगे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। हम कल आप इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुके थे कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पी ए। और बाबू ये पी ए का जो मतलब होता है, ये पी ए का जो मतलब होता है, ये पी ए का क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी। पी ए का मतलब क्या होता है? ये पी ए का मतलब होता है पास्कल। ये पी ए का मतलब क्या होता है, पास्कल, याद रखिएगा। जो वायुमंडलीय दाब होता है तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, जैसे दाब की इकाई पास्कल होती है, अगर आपसे पूछे दाब का इकाई तो क्या बोलिएगा आप, पास्कल बोलिएगा, जिसको पीए लिखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे 1 पॉइंट, बहुत जगह पे 1.01 रहे, इसको 1.01 भी लिख सकते हैं, 2 अंकों में भी लिख सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पीए। अगर यहाँ रहे तो इसको टिक करना है, इसके बदले में कंफ्यूजन 1.013 और उसके बाद रहे 13 भी रहे तो भी ये हमारा करेक्ट रहा, ये भी रहे ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये इसके आगे ये 2 अंकों में है, ये 3 अंकों में है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में 3 अंक करके है तो ये वाला देखिएगा तो इसको टिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में सब 2 हैं, 1.01 है, कहीं पे ऑप्शन में हो सकता है 1.05 होगा, 1.08 होगा, 1.09 होगा, तो आप 1.01 को टिक कीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 3 डिजिट में रहे, 1.013 रहे, 1.015 रहे, 1.025 रहे, तब आप 1.013 को करेक्ट कर दीजिएगा। समझ में आया? यही है। अब बाबू एक वायुमंडलीय दाब आपको समझ में आ गया कितना पास्कल के बराबर होता है, 1.01, जो ये होता है इतने पास्कल के बराबर होता है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्था का पारस्परिक परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था का क्या पढ़ेंगे, पारस्परिक परिवर्तन कैसे होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है पारस्परिक परिवर्तन का, जैसे पिक्चर में क्या देखा जा रहा है, क्या देखे जा रहे हैं कि मान लो कोई ठोस पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ है, तो इस ठोस पदार्थ को जब द्रव कब बनेगा, ये द्रव जो होगा ये द्रव कब बनेगा, जब इसको पिघलाएंगे। मान लीजिए, है ना, द्रव यानी पानी, यानी ये जो हमारा ठोस पदार्थ है, ये जो हमारा ठोस पदार्थ है, ये हमारा द्रव्य कब बना, जब इसको हम लोग क्या किए, ऊष्मा की वृद्धि किए, मतलब ऊष्मा की वृद्धि या दाब में कमी। जब दाब को घटाया गया या तो ऊष्मा को बढ़ाया गया, तब गैसीय पदार्थ जो था वो हमारा द्रव्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। फिर जब और द्रव्य पदार्थ को क्या किया, ऊष्मा का वृद्धि, मतलब या तो ऊष्मा बढ़ाया गया या तो दाब को कम किया गया, तो फिर वो द्रव्य किस में परिवर्तित हो गया, हमारा गैस में परिवर्तित हो गया।
है ना। और यही इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं कि जब तरल पदार्थ ऊष्मा की वृद्धि से या दाब की कमी से गैसीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी वाष्पन कहते हैं, पदार्थ का वाष्पन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं ना, ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद ये जो गैस होता है हमारा, इसी गैस को दोबारा से जब हम क्या किए, यानी ऊष्मा में कमी किए या फिर दाब की वृद्धि किए, या तो ऊष्मा को कम यानी गर्मी को कम किया गया या फिर नहीं तो दाब को बढ़ाया गया, तब हम आप तब यहाँ पे क्या देखा गया कि गैस जब ठंडा होकर के द्रव्य बना तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन प्रक्रिया कहते हैं, है ना। हम आपको बताए थे संघनन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कि जब हमारा गैसीय अवस्था से जब वो वापस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन प्रक्रिया यानी कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, कंडेंसेशन कहा जाता है। और इसी द्रव्य से जब ये वापस से ठोस बनेगा तब इसको क्या कहेंगे, मतलब फिर जब द्रव्य में ऊष्मा की कमी की गई, मतलब पानी को मान लीजिए ठंडा किया गया, मतलब उस और ठंडा किया गया या फिर दाब को बढ़ाया गया, तब क्या हो गया, ये ठोस बन गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, जमना बोलेंगे। जमना मतलब फ्रीजिंग बोलेंगे, मतलब। और पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो बाबू 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है, 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन होता है। समझ में आ गया। तो इसी प्रक्रिया को आपको ये पिक्चर को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक और है। अब देखिए, द्रव्य है, जब गैस को क्या किया गया, द्रव्य से जब ये गैस बना तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले, वाष्पीकरण बोले। जब गैस को क्या किया गया, है ना, जब द्रव्य हमारा क्या बन गया, गैस में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। और गैस जब वापस द्रव्य बन जाएगा तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। समझ में आया। और फिर जब गैस हमारा, गैस से सीधा ठोस, अब याद रखिए, गैस से तरल नहीं हो रहा है, ये गैस से हमारा ठोस पदार्थ में बन रहा है, या फिर सीधा ठोस से हमारा गैस, तब इसको ऊर्ध्वाधर पातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर पातन का मतलब होता है सब्लिमेशन। ऊर्ध्वाधर पातन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर पतन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन, जिसमें जो पदार्थ होता है सीधा गैस या अवस्था से ठोस या ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वाधर पातन प्रक्रिया कहते हैं। अब या तो ठोस से जब ये द्रव बनेगा तब इसको क्या कहेंगे, संगलन, है ना। या फिर द्रव्य से सीधा जब ये ठोस बन गया तो इसको बोलेंगे जमना। संगलन मतलब इसको मेल्ट किया गया, मेल्टिंग बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, मेल्ट किया गया यानी पिघलाया गया, बर्फ को पिघलाया, है ना, तभी ना वो हमारा क्या बना, क्या बन गया, ये हमारा बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या बना, द्रव्य बन गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 1 मिनट, यह इधर चला गया है, कोई बात नहीं बाबू, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, अब समझिए गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, जब जल उबलकर भाप बनता है। हम आपको इससे पहले बताए थे कि जल जब उबलकर भाप बनता है तो उबलना कब प्रारंभ करता है, उबलना प्रारंभ करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वो ताप नहीं बढ़ता, समझ में आया। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो भाप तुरंत बनेगा नहीं, क्योंकि ऊष्मा भाप बनाने में लगती है, क्योंकि ऊष्मा भाप बनाने में लगती है, और इसी ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नहीं आया समझ में, एक और बार, जब जल उबलकर भाप बना, मतलब पानी को जब उबालकर भाप बना दिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, और जब ताप को नहीं बढ़ाए, ले क्यों नहीं बढ़ाए, क्योंकि ऊष्मा भाप बनाता है, ऊष्मा हीट जो होता है ये वेपर को बनाता है ना। लेकिन इसी ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहां इस फिगर में देखिए, आपको फिगर से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा इधर सारा हमारा टेम्परेचर है, इधर जितना भी होगा इसका मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री जितना मानना है। इधर जो है कितना हीट सप्लाई किया गया, मतलब कितना उष्मा दिया गया। तो सॉलिड में जब देखिए ये जो होता है ये स्टेज, अब सॉलिड जो था अब इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे हमारा बढ़ा, तो अब एक ऐसा समय आया कि अब ये क्या हो जाएगा, सीधा द्रव्य मतलब द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होगा। तो जहां से ये द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो होता है ये पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होता है, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको हम लोग कहते हैं, यही होते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। अब फिर ये लिक्विड से जब ये क्या होता है, लिक्विड यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबला, अब उबला तो वो क्या किया, उष्मा से भाप बना, तो भाप बना, तो यहां से जो भाप बना तो यही उसके पदार्थ की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, है ना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यही क्या हुआ, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। समझ में आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आगे आपको समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, जैसे 1 किलो जल को भाप में बदलने के लिए, 1 किलो जल मान लीजिए, 1 लीटर मान लीजिए जल, उसको बदलने के लिए हमको क्या चाहिए, कितना उष्मा चाहिए, 22.59 इंटू 10⁵ जूल की उष्मा चाहिए, याद रहे। इसलिए कहते हैं सिर्फ पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वहीं से जो उबलने पर जो भाप बनता है, उष्मा से जो भाप निकलता है, उसी भाप को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। और उसी में जब और ताप अत्यधिक हम बढ़ाते हैं, तो पानी सीधा पूरा का पूरा पानी को भाप बनाने के लिए हमें ज्यादा गर्मी चाहिए, है ना। तो यही चीज था। आइए अगला क्या है हमारा, संघनन प्रक्रिया। संघनन तो मैंने आपको बताया था कि जब गैस या भाप को ठंडा किया जाता है और वो द्रव में बदल जाता है, जब गैस को ठंडा किए तो वो क्या हो गया, द्रव में बदला, तो इसी प्रक्रिया को कौन सा प्रक्रिया कहेंगे, संघनन प्रक्रिया कहेंगे। फिर हमारा क्या था, हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। अब पानी यानी अवस्था जो थी तरल पदार्थ की, वो कब बनी, ठोस अवस्था में, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया गया, ठंडा किया गया। तो ठंडा करने का मतलब क्या हो गया कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर सीधे बर्फ बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब पानी सीधा, पानी जो है वो सीधा बर्फ में बर्फ बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना, बर्फ अब यहां से बर्फ बनना प्रारंभ होगा, बर्फ बनना क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना प्रारंभ होगा। ठीक है, प्रारंभ होगा, समझ में आया। 0 डिग्री से उसी प्रकार से 100, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना प्रारंभ करता है, उसी तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना चालू हो जाता है, यानी द्रव जो है वो ठोस पदार्थ में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो हिमांक क्या होता है, भाई फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कह रहा है कि जब किसी द्रव्य को और ठंडा किया गया, मतलब द्रव को ठंडा की यानी ऊष्मा की कमी हुई और दाब की वृद्धि हुई, किसी पदार्थ में जब ऊष्मा को कमी करना या फिर दाब को बढ़ाना, तब यानी इसका मतलब वो क्या हो रहा है हमारा, फ्रीज, यानी अब वो ठोस पदार्थ की ओर परिवर्तित हो रहा है, बन जाए तो उस ताप को हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। यह प्रक्रिया जमना कहलाती है, जमना यानी फ्रीजिंग कहलाती है, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अब ठोस द्रव गैसों के कणों का गमन, ये तो गमन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्या समझाया था शॉर्ट में, कि ठोस पदार्थ में पदार्थ के कणों का गमन जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा, तरल में ठोस के मुकाबले कम होगा, और सबसे कम जो होगा कणों का गमन वो किस में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। ठीक है, किस में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो क्या कहते हैं, तो ठोस के कण बहुत पास होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए कण आपस के स्थान पर कंपन करते हैं, सिर्फ इसीलिए, लेकिन स्थान बदलकर वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने बताया ठोस का जो कण होता है वो अपना स्थान बदल कर नहीं जा सकता है, इनके बीच में कणों का गमन नहीं देखा जाता है, इन पदार्थों के कण जो होते हैं इनमें गमन नहीं देखा जाता है, ये उतने गतिशील नहीं होते और अपने स्थान को ये नहीं बदल सकते हैं। समझ में आया, तो ये था ठोस के पहला कणों का गमन। अब द्रव्य में इन्हीं कणों का गमन किन प्रकार से होता है, तो ठोस के मुकाबले थोड़ा कम, ठोस के मुकाबले इसमें थोड़ा कम गमन होता है, यानी ठोस के कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, ठोस के कण जो होते हैं ठोस की तुलना में, सॉरी द्रव्य के कण, आई एम सॉरी, ठोस द्रव्य के कण जो होते हैं ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। जैसे मान लो, ये हम बार बार आपको बताए हैं,
कि ये है जैसे हमारा क्या है, द्रव्य ठोस पदार्थ का कण, तो द्रव्य पदार्थ में थोड़ा सा दूर दूर होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका हमारा क्या होगा, द्रव्य पदार्थ का होगा कण। और आकर्षण बल मध्यम होता है, मतलब ठोस के मुकाबले इसमें द्रव्य में थोड़ा आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ये एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं कण, और इसी कारण से द्रव्य के कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, मैंने बताया। इसी कारण से क्या होता है, द्रव्य के कण एक दूसरे के कणों के ऊपर ये फिसलना चालू कर देता है। और फिर इन्हीं गैसों में कैसे गमन होता है, गैसों में कणों का गमन किन प्रकार से हुआ। अब गैस के कण बहुत दूर होते हैं, अब गैस जो होगा इसका कण काफी ज्यादा दूर होगा, इतना, मतलब काफी दूर होगा, कुछ इस तरह से, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर काफी दूर होता है। इसलिए आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इनके बीच में बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से कहीं पर भी चले जाते हैं। समझ में आया, इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल याद रखिएगा, आकर्षण आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, ये याद रखना है। और कण जो होते हैं तेजी से सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी गैसीय पदार्थ के कण जो होते हैं, ये इसके कण इतने गतिशील होते हैं कि ये तेजी से किधर कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए गैस आपका चारों तरफ हमारा क्या है, मौजूद है ना। तो ये चैप्टर बाबू यहाँ पे क्या हुआ, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे खत्म किए। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, सेल्सियस और केल्विन में क्या अंतर है। हम आपको बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है हमारा कितना केल्विन, 273 केल्विन, है ना, 273.15 केल्विन होता है। लगभग में हम लोग कितना लिखते हैं, 273 केल्विन लिखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। और केल्विन को जब निकालते हैं तो 273 से सेल्सियस को जोड़ा जाता है। अगर आपको केल्विन निकालना है तो 273 और जितना सेल्सियस दिया हुआ होगा उसको जोड़ देंगे। मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, हमको इसको केल्विन में लिखना है, तो 273 और इसमें 50 जोड़ देंगे, सेल्सियस को जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितना केल्विन। जोड़ दीजिए, 3 12 और 3 373, 323 केल्विन जो होगा यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये थोड़ा सा फिगर को देखते हैं, फिगर क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे जैसे 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब क्या हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे याद के रखिएगा, जब पदार्थ को इतना ठंडा किया गया, इतना ठंडा किया गया, लगभग -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तब एक नया पदार्थ की खोज हुई जिसका नाम था BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन जी ने, इन्होंने साथ मिलकर ये पदार्थ की खोज की थी, है ना, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होगा, 273 सेल्सियस हो गया। और 273 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यही 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जमना बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और 373 केल्विन का मतलब क्या होता है, जहां पर पानी जो होता है उबलना स्टार्ट करता है, इसको क्या कहते हैं, उबलना। पानी जो होता है यहाँ पर उबलना प्रारंभ करता है, यानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है ना। तो वही स्केल में दिखाया है यहाँ पर। अब अगला देखिए, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, उसी तरह से 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें 10 जोड़े कैसे बनाए, ये तो हम आपको अभी जस्ट बताएं कैसे जोड़े, इसको कैसे निकालेंगे, 10 करेंगे और 273 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा। पॉइंट 15 लिखा हुआ है, तो पॉइंट 15 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जरूरी नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना। अगर ऐसा रहे, ऑप्शन में रहे कुछ इस प्रकार से कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, एक तरफ रहेगा 273 रहेगा, फिर रहेगा 270 रहेगा, 285 रहेगा, 273.15 रहेगा और 273 रहेगा। तब आप क्या कीजिएगा, जो 15 पूरा जब लिखा हुआ है तब इसमें टिक कीजिएगा, लेकिन अगर 15 नहीं लिखा हुआ है, 273 75 इस तरह से लिखा हुआ है 76, तब आप 273 टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसी को 273.15 को केल्विन को ही हम लोग लगभग में 273 लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस था, केल्विन में कैसे किए, 100 में जोड़ दिए 273, तो सीधा हो गया 373,
और 373 केल्विन जो होता है यही हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं केल्विन में। अब गैस और वाष्प में क्या अंतर होता है? वाष्प देखिए, वाष्प जो होती है वो ऊष्मा होती है, मतलब कहे तो असल में गैस और वाष्प एक जैसे लगते हैं, गैस और वाष्प एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। गैस और वाष्प एक जैसा ही होता है। गैस और वाष्प मतलब क्या? वाष्प मतलब होता है जिसमें जल की नमी पाई जाती है, मतलब वाष्प में नमी पाया जाएगा। और गैस जो अलग अलग प्रकार से देखा जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारे गैस है। लेकिन वाष्प जो होता है जिसमें असल में जलवाष्प देख मतलब जल की नमी पाई, जिसमें नमी देखी जाएगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये जो होता है वाष्प हमारा, ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो गैसीय अवस्था में है और जो सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में रहता है, मतलब सामान्य ताप पर द्रव्य के रूप में रहता है। जैसे जल का वाष्प, जल का वाष्प जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, यानी जल वाष्प कहते हैं, जो सामान्य ताप पर रहता है ना। यानी इसमें नमी देखी जाती है। इससे वापस, इसलिए हम आपको अभी दूध वाला एक एग्जांपल बोले थे कि घर में ले लीजिए, क्या कीजिए, दूध दूध का है ना, दूध का पतीला मान लीजिए गर्म हो रहा है, इसके नीचे गैस में ये गर्म हो रहा है दूध का पतीला। ठीक है, दूध का पतीला मान लीजिए यहाँ पे गैस के नीचे गर्म हो रहा है। अब दूध गर्म हो गया है, हम उसको ऊपर एक प्लेट से दूध को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, दूध को ढक दिए एक प्लेट से। अब जो क्या होगा, दूध से जो वाष्प निकलेगा, उस वाष्प में थोड़ी सी क्या होती है, नमी होती है। यानी दूध जो उबला, अब उससे जो उष्मा निकला और उष्मा के द्वारा जो भाप बाहर आया, वही भाप जो होता है ये दूध के ऊपर प्लेट में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यही भाप वापस से ठंडा होकर के पानी का बूंद में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। जिस प्रक्रिया को अभी हम बोले थे, क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, है ना, संघनन भी बोलते हैं, वही है। आइए, तो वाष्प आपको समझ में आ गया, जो जलवाष्प जैसे कि हमारा सामान्य ताप पर भी रहता है, और गैस जो होता है जो कमरे के तापमान पर भी गैसीय रूप में रहता है, कमरे के तापमान पर भी ये गैसीय रूप में रहता है। मतलब अगर हम कहें कि रूम में अगर आपका जैसे जलवाष्प है, तो वो आपका रुक करके कहीं ठंडा होकर के वो पानी की बूंद में रह जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन गैस जो होगा वो पानी का बूंद में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कमरे में ऑक्सीजन रहता है ना, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस रहते हैं, है ना। इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। ये जलवाष्प जो होता है जैसे पानी की बूंदों में, क्योंकि इनमें नमी देखी जाती है ना। अब पदार्थ का अवशोषण, अब ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है? अब देखिए, हर वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हर वस्तु ऊष्मा का अलग अलग मात्रा में सोखती है। जैसे काली वस्तुएं जो होती है ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करती है, मतलब ऊष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, मतलब ऊष्मा को ज्यादा सोखती है काली वस्तुएं। और सफेद वस्तुएं जो होती है ये ऊष्मा को कम अवशोषित करती है, मतलब ये क्या करता है, ऊष्मा को कम अवशोषित करता है ना। काली वस्तु यानी ऊष्मा को कम सोखता है। ठीक है, ये होता है। तो पदार्थ में यानी ऊष्मा का अवशोषण अलग अलग, जैसे काली वस्तुओं में अलग होता है और सफेद वस्तुओं में भी अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है पदार्थ की नई अवस्था, प्लाज्मा और बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेंट, कंडेंसेंट कहिए। ठीक है, अब पदार्थ की नई अवस्था, नई अवस्था मतलब अब पदार्थ में हमने कितने अवस्था पढ़े थे, पदार्थ में हम लोग पढ़े थे टोटल 5 अवस्था। नया नया पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, तो 5 अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। पहला हम आपको क्या बताए थे, ठोस अवस्था। दूसरा हम क्या बताए थे, गैसीय अवस्था। तीसरा क्या बताए थे, द्रव्य अवस्था। चौथा क्या होता है, अब 2 अवस्थाएं और होती है, वैज्ञानिकों ने खोज के निकाला था। एक हमारा क्या होता है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था जो होती है ये इतना, मतलब इस अवस्था को पाने के लिए इसमें अत्यधिक उष्मा का प्रयोग किया गया, मतलब अत्यधिक गर्मी का प्रयोग किया गया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना उष्मा का प्रयोग किया गया, तभी जाकर के हमारा ये क्या निकला, प्लाज्मा अवस्था का पता चला। और जब पदार्थ को अत्यधिक ठंडा किया गया, मतलब पदार्थ को इतना ठंडा किया गया, लगभग -273 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ठंडा किया गया, तो वहां से क्या पता चला कि एक नया पदार्थ बन के निकला जिसका नाम था बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। बोस यानी मतलब 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस खोज किया था। बी मतलब बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जी, है ना। ई से आइंस्टाइन यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, और सी यानी कंडेंसेंट,
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया, दोनों के नाम पर ये रखा गया। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ये पदार्थ की चौथी अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था। आइए प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था, आज के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था का खोज का पता लगाया जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था पहले से ज्ञात तीन अवस्थाओं में थी, यानी यह अवस्था पहले से ज्ञात तीन अवस्था जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में से किसी में भी मिलती जुलती नहीं है। मतलब पहले से जो ज्ञात अवस्था, मतलब पहले से जो तीन अवस्था हम लोग जानते हैं, ये जो प्लाज्मा है उन तीनों से बिल्कुल भी ये मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि इसलिए इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहेगी। मतलब जब ये प्लाज्मा अवस्था का खोज किया गया तो ये देखा कि ये पदार्थ के तीनों अवस्था से मिल रहा है, नहीं, ये तीनों अवस्था से नहीं मिल रहा है जो पहले से मौजूद था। तब पदार्थ की नई चौथी अवस्था खोजी गई जिसका नाम क्या रखा गया, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, है ना। तब प्लाज्मा को ज्ञात किया गया, है ना। कुछ इस प्रकार से आपका प्लाज्मा हमारा रहता है ना। याद रखिएगा प्लाज्मा हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, यानी, है ना। इसलिए चौथी पदार्थ अवस्था खोजी गई, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा की क्या विशेषता है, अब आइए प्लाज्मा की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लाज्मा की विशेषता, अब इसकी क्या विशेषता, हम आपने क्या कहता, इसमें अत्यधिक ऊष्मा को जरूरत पड़ा इस पदार्थ को खोजने के लिए। इसमें पदार्थ बहुत अधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं, आयनीकृत गैस के रूप में, यानी इन पदार्थों में जो गैस होता है वो सबसे अधिक आयनीकृत रूप में पाए जाते हैं। यानी इसके कण जो होते हैं अत्यधिक ऊर्जावान, मतलब इसके कण में इतना ज्यादा ऊष्मा होता है और इतना ज्यादा ऊर्जा होता है। और ये प्लाज्मा अगर हम बोले तो कहाँ देख सकते हैं, सिर्फ सूरज से जो जो हमारा क्या निकलता है कि किरण निकलता है, उस किरण में देखा गया था ये प्लाज्मा अत्यधिक गर्माहट वाला क्या क्या एक पदार्थ होता है ये हमारा, है ना। यानी इसके कण जो होते हैं अत्यधिक ऊर्जावान, मतलब जिसके पदार्थ के छोटे छोटे कण होंगे ना, इतना ऊर्जा, मतलब इतना इसमें शक्ति देखा जाएगा, और बहुत तेज गति वाले होते हैं। और यह अवस्था सामान्य ताप पर नहीं रह सकते हैं, सामान्य ताप पर नहीं पाया जाता है, बल्कि बहुत ऊंचे तापमान पर यह बनती है। अगर आपको प्लाज्मा बनाना है तो आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको इतना ऊर्जा का तापमान की जरूरत होगी, मतलब आपको इतना ज्यादा तापमान का जरूरत होगा, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा अवस्था को बना सकते हैं, है ना। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, अब देखिए उपयोग का क्या, अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का जो प्रयोग होता है वो ट्यूबलाइट में, बहुत जगहों पे प्लाज्मा का छोटे तौर पर, जब छोटे उपकरणों में जब इनको रोका गया, एकदम छोटा उपकरण में अगर हम बात करें, जैसे नियॉन, जैसे इन बल्बों में नियॉन साइन बल्ब जो होता है इसमें किया गया। इन ट्यूबों में हीलियम और अन्य गैस भी भरी जाती है। सिर्फ प्लाज्मा नहीं, और भी कई गैस को मिला करके क्या करता है, इस जैसे नियॉन साइन जैसा बल्ब को बनाया जाता है। और जब इनमें से बिजली प्रवाह की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है प्लाज्मा में से, तब क्या होता है, ये गैस चमकने लगती है। मतलब ये जो गैस होता है हमारा यानी प्लाज्मा जो होता है फोर्थ स्टेट जो होता है, और इसके अंदर जो हमारा क्या हीलियम और अन्य गैस जो भरा जाता है, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या लगता है, चमकने लगता है। समझ में आया, ये क्या होता है, चमकने लगता है। इसीलिए यह चमक गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि हर गैस का रंग अलग अलग होता है। अब ये चमक भी जो होगा गैस का प्रवृत्ति, मतलब वो गैस जैसा होगा जिस कलर में होगा उसी कलर में देखा जाएगा, मतलब हर गैस का रंग अलग अलग होता है, तो अलग अलग कलर में ये दिखता है। समझ में आया, लेकिन कब दिखता है ये कलर, जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तभी देखा जाता है, ठीक है। अब अगला लास्ट है, ये लास्ट टॉपिक हमारा बन रहा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। अब बाबू बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अगर हम बात करें तो 1970 में, देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइए बाबू, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब ये होता है, जैसे बोस से हम बोले थे, ये दो जो बोस और आइंस्टाइन ये दो महान वैज्ञानिक है ना। आइंस्टाइन जी भी एक महान वैज्ञानिक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस, आइंस्टाइन का मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों महान वैज्ञानिकों ने ही मिलकर के इस अवस्था को खोजा जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। क्या खोजा था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में भारत में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस जी कहां से थे, भारत से थे, और अपनी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की एक और नई अवस्था की कल्पना की गई और इसे विचार
को आगे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने समर्थन दिया। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने क्या किया, पदार्थ की एक और नई अवस्था की खोज की निकाली, और इसी सोच को आगे किसने बढ़ाया, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बढ़ाया। इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट रखा गया। यानी ये जो पांचवा पदार्थ था बीईसी, अब जैसे प्लाज्मा को जितना गर्म किया गया तब जा करके, मतलब हम नहीं सोच सकते हैं गर्म मतलब इतना अधिक तापमान पे इसको खोजा गया प्लाज्मा को, उतना ही अधिक कम तापमान पे, मतलब पदार्थ के कण को इतना ठंडा किया, पदार्थ को इतना ठंडा किया, इसके परमाणुओं को 273 डिग्री सेल्सियस से भी कम ठंडा कर दिया गया। सोच नहीं सकते आप इतना ठंडा किया है, तब जाकर के ये देखा गया हमारा, है ना। कुछ इस तरह से आप देखिए, इस तरह से ये आपको होलोग्राफिक फिगर में आपको आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से ये देखिए ठंडा किया गया है ना, होलोग्राफिक फिगर में आपको दिखेगा। अब इसे कैसे प्राप्त किया, बीसी को प्राप्त कैसे किया। बीसी जो था ये आपका लास्ट टॉपिक है आज इस चैप्टर का, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और क्लास को हम लोग क्या कर देंगे धीरे से, उसके बाद कुछ ही देर में खत्म कर देंगे और ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। आप लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोस आइंस्टाइन के कंडक्शन के, इसको मिला तो ये मिला कैसे। बाद में ये अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसे प्रयोग द्वारा साबित किया। अमेरिका के बहुत से वैज्ञानिक है, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे अलग अलग प्रयोग करके इसको खोजा गया, इसको साबित किया। उन्होंने गैस को बहुत ठंडा, आप सोच नहीं सकते, यानी सुपर कूल किया, लगभग 2 गुना 10⁻⁻7 केल्विन, 2 गुना 10⁻⁻7 केल्विन तक तापमान तक इसको ठंडा किया, मतलब अत्यधिक ठंड किया गया। इतनी ठंड में गैस के कण गति बहुत धीमी हो गई, मतलब गैस के कणों के बीच में, मतलब गैस का कण तो सबसे तेज है, सबसे तेज गतिशील होता है, लेकिन क्या देखा गया, इतना ठंडा किया गया कि एकदम ये क्या हो गया, हमारा धीमा हो गया, और वे एक ही जगह इकट्ठे होकर व्यवहार करने लगे। सारा कण जो गैस का था, जो इधर उधर पाया जाता है, इतना ठंडा करने के बाद वो एक जगह पे सिमट गया, सिकुड़ गया, और सिकुड़ गया तो एक ही जगह पे पाया गया, और यह अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहलाए, और इसी को पदार्थ की पांचवी अवस्था का नया नाम दिया, जिसका नाम क्या था, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। बोस यानी किसके नाम पे, सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पे, ये एक बहुत ही भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, और आइंस्टाइन जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ये कहाँ के थे, जर्मनी के, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, है ना। अब बाबू यहीं पे हमारा क्या होता है, इस चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर यानी एनसीईआरटी में जो हमारे आसपास के पदार्थ यानी हमारे परिवेश के पदार्थ बेसिकली जो हम कहते हैं, ये कर दिया। अगला वीडियो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आएगा, फिर इसका सब्जेक्टिव भी कराएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब अगले क्लास में।